हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में देखा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी थ्योरी टॉपिक को भी कवर करते हुए साथ में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उनके भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इस घटना को अपन क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं। अगर इसको हिंदी में समझे तो अपन क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसी को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, मार्ग से विचलन जो हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसी विचलन को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये दो तरीके से कैसे होता है? तो पहला जो तरीका है वो है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, पहला मतलब विरल से सघन। विरल से सघन। सेकंड, डेंसर टू रेयरर मीडियम। मीडियम या बोल सकते हैं सघन से विरल। सघन से विरल। इतना क्लियर हुआ? तो प्रकाश दो तरीके से गति कर सकती है, पहला विरल से सघन, दूसरा सघन से विरल। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो जैसे ये मैं ले लिया सघन माध्यम, ये वाला कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये हमारा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ये हो गई अभिलंब नॉर्मल। अभिलंब नॉर्मल, ये हमारा कौन सा माध्यम है? विरल। और ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन। मतलब ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकेंड मीडियम। इतना क्लियर है? अब देखिए, जब प्रकाश की किरण अभी कहां से कहां जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम। जाना इसको इस तरीके से है, लेकिन ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ या अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। और ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ डायग्राम से अपन देख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन क्या है? आर है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई इज ग्रेटर देन आर, आर इज लेस देन आई, या आई इज इक्वल टू आर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो आपको किसमें टिक लगाना है? आई इज ग्रेटर देन आर। मतलब आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। कब? जब विरल से सघन माध्यम की ओर प्रकाश क्या करती है? गमन करती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रकाश की किरण कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ये हमारा सघन माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम। इतना क्लियर है? अब देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो इस तरीके से अपन बना लेते हैं। ये कौन सा हो गया? आई, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना उसको सीधा है इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, ये नॉर्मल से क्या होती है? दूर हट जाती है। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब वो कैसी हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या होती है? झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देख सकते हैं आई इज लेस देन क्या है? आर है। तो ये पॉइंट अपने को दिमाग में बैठाना है कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो आई इज ग्रेटर देन आर होता है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो आई इज लेस देन क्या होता है? आर होता है। मतलब आई यहाँ पे बड़ा होता है, यहाँ पे आई क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं
अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन का सबसे मुख्य कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। प्रकाश के वेग में परिवर्तन किसमें? अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में। समझ में आ गया? जैसे पहले किस में था? विरल में था, फिर किस में चला गया? सघन में। तो यहाँ पे वेग क्या हो गई इसकी? परिवर्तित हो गई। तो ये जो अपवर्तन है वो किसके कारण से होता है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन से। समझ में आ गया? जब प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसका वेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। समझ में आ गया? तो अपवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश के जाने से उसके वेग में परिवर्तन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे कि अपवर्तन का कौन सा कारण हो सकता है, आपके ऑप्शन में पूछ सकता है। तो आप बताओगे कौन सा कारण होगा? प्रकाश के वेग में परिवर्तन, अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग में परिवर्तन। इतना क्लियर हुआ? तो ये था पॉइंट, बेसिक पॉइंट था प्रकाश के अपवर्तन का। इतना क्लियर है? अब चर्चा करते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए पहला नियम देखते हैं। पहला नियम बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या क्या बताया मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इतना क्लियर हो गया? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant, and this constant is equals to refractive index of second medium with respect to first medium, that is 1 mu 2। क्या बोला मैंने? कि यहाँ पे sin i और r का एक निश्चित अनुपात होता है। यह निश्चित अनुपात एक नियत के बराबर, नियत वैल्यू के बराबर होती है, और इस नियत वैल्यू को ही बोला जाता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। इतना क्लियर हुआ? और इसे ही बोला जाता है स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि स्नेल्स का नियम कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, पीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे कि स्नेल का नियम कौन सी घटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित है। इतना क्लियर हुआ? इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम, या रिफ्रैक्शन के सेकंड नियम को ही बोला जाता है, सेकंड लॉ को ही बोला जाता है क्या? स्नेल का नियम। समझ में आ गया इतना? अब देखिए फॉर्मूला को कैसे समझना है, कैसे याद करना है। तो समझने के लिए आप एक साइक्लिक रूल याद कर लीजिए। क्या साइक्लिक रूल? साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन। जैसे मान लो यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू मान लो कितनी है? 1 है। तो आप क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर 1.5 अपॉन 1। तो ये साइक्लिक तरीका याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला लगाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, या तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए अपन साइक्लिक रूल को याद करते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, या बोल सकते हैं ऐसा भी, साइन आर अपॉन साइन आई म्यू वन अपॉन म्यू टू, ऐसा भी कर सकते हैं। अपने को आंसर लेके आना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं अपवर्तनांक। समझ में आ गया? तो अपवर्तनांक जो होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में गति करती है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश की किरण कहां से कहां गई? एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। इतना क्लियर है? एयर मतलब हवा या निर्वात से या वायु से। किस में जा रही है? ग्लास मतलब किस में जा रही है? कांच में जा रही है। तो अब इसमें क्या होगा? अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गति करती है तो उस माध्यम का वायु के माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं उस माध्यम मतलब ग्लास, तो ग्लास का
अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू जी, और वायु म्यू ए। ये कहलाता है क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्यों कहलाता है, क्योंकि ग्लास की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है अपवर्तनांक की, लेकिन वायु की जो अपवर्तनांक की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या निकल गया, खुद का अपवर्तनांक निकल गया। समझ में आ गया। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सेम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, ए म्यू डब्ल्यू। अगर प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, वायु से पानी में जा रही है, वाटर में जा रही है, एयर टू वाटर में, तो ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। फिर से हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन 1, दैट इज म्यू डब्ल्यू। अब कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, और वाटर का होता है 1.33, या इसको 3/2 लिख सकते हैं, इसको 4/3 लिख सकते हैं। ये 3 चीज आपको याद करना है ना। वायु का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। ग्लास का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5। या वाटर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, 1.33, 4/3 होता है। ये अपने को याद करना है। इसका एक डेफिनेशन और है वेग के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी टर्म में क्या होता है, प्रकाश का वायु में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। समझ में आ गया। तो प्रकाश का वेग किसमें, वायु में, और प्रकाश का वेग किसमें, किसी भी माध्यम में, ग्लास में हो सकता है, वाटर में, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे सी जो होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v(m). क्या लिख सकते हैं, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v(m). इसका मतलब वेग बढ़ने से, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अगर बढ़ रहा है, म्यू का मान, तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, कांच का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम किसका होता है, पानी का, उससे कम किसका होता है, हवा का, एयर का। इतना क्लियर हुआ। तो अगर वेग की बात करें तो जस्ट उल्टा, वेग किसका ज्यादा हो जाएगा, हवा में वेग ज्यादा हो जाएगा प्रकाश का, उसके बाद किस में ज्यादा होगा, पानी में वेग प्रकाश का ज्यादा होगा, उसके बाद किस में ज्यादा होगा, कांच में पानी का वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब म्यू का मान जो है घनत्व पे डिपेंड करता है, मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, कांच का, तो उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे किसका, पानी का। तीसरे नंबर में किसका, हवा का। सेम जस्ट उल्टा होता है वेग, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका वेग क्या हो जाएगा, कम। तो देखिए कांच का घनत्व ज्यादा है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो उसका वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके कंपेयर में वाटर का ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा किसका हो गया, एयर का। जस्ट इसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतनी चीजें, है ना। और सेम चीज अपन बोल सकते हैं इसी के सिद्धांत पे, किस पे ये चलता है, किसका, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है, लैम्डा होता है। म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/λ होता है। मतलब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये 2 चीजें अपने को याद रखना है कि म्यू जो होता है वो वेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू जो होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपने को दिमाग में बैठा के रखना है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, हवा को छोड़कर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, गमन करती है, हवा को छोड़कर, तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लो प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, वाटर टू ग्लास जा रही है, वाटर टू ग्लास, मतलब पानी माध्यम से कहा जा रही है, कांच के माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू म्यू जी, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो देखो ये एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसको छोड़ के, एयर को छोड़ के, एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़कर, ये कहलाता है क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ
refractive index of one medium with respect to another medium except air is called relative refractive index। अब यहां से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लास में 3/2 होती है, वाटर में क्या होती है 4/3 होती है। तो यहां से जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/8। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक का पार्ट पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें एक पॉइंट बनता है कि अपवर्तनांक जो है कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। कारक, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला, अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है, ताप पर। समझ में आ गया, ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। मतलब अगर आप ताप को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला कारक है अपवर्तनांक का, किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप को बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। इसको याद कर लीजिए, दिमाग बैठा, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। माध्यम की प्रकृति, माध्यम विरल है कि सघन है, उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि सघन होगा तो टेम्परेचर उसका जल्दी बढ़ जाएगा, है ना। विरल होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, लेट में बढ़ेगा। तो उस पर भी क्या होता है, वो निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है, प्रकाश के तरंग धैर्य पर, प्रकाश के तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। तरंग धैर्य मतलब होता है वेवलेंथ पे निर्भर करता है। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद करके रखना है। कौन कौन सा, पहला ताप बढ़ने से म्यू का मान क्या होता है, घटता है। दूसरा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा प्रकाश के तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। इतना समझ में आ गया। तो ये पॉइंट था किसका, अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कांच के गुटके में रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलिए देखिए, ये मैंने कांच का गुटका लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये कौन सा माध्यम हो गया, रेयरर मीडियम। और ये कौन सा हो गया, डेंसर। और ये थर्ड वाला फिर से रेयरर मीडियम। मतलब इसमें 2 फिनोमिना होगा, पहला रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर। चलिए देखें, सबसे पहले प्रकाश की किरण कहां से कहां जाएगी, रेयर से डेंसर। रेयर मतलब विरल और डेंसर मतलब होता है सघन। अगर एयर लेंगे तो म्यू ए हो जाएगा इसका अपवर्तनांक, और सघन में अगर ग्लास लेंगे तो म्यू जी हो जाएगा। फिर से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है, तो विरल का फिर से क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा। तो ये तीनों का क्या हो गया, अपवर्तनांक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन माध्यम में। तो हमने पढ़ाया आपको लास्ट टॉपिक पे, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बनेगा। इस कोण को अपन लेते हैं आई, आपतन कोण। और ये होता है मान लो R1 या R ले सकते हैं, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं फिर से ये अभिलंब। जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जाती है, अब सघन से विरल की ओर जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इस तरीके से हो जाएगी, अभिलंब से दूर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। या बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, रिफ्रैक्शन कोण, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी होगी, ई होगी। ठीक है, और जब ये आर है तो इसको भी क्या लेके चलेंगे, आर। मतलब यहाँ का आपतन कोण क्या है, आर है, और यहाँ का अपवर्तन कोण क्या है, ई है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे एकांतर कोण से, है ना। ऑल्टरनेट एंगल से दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं अपना साइक्लिक रूल, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू जी अपॉन म्यू ए, म्यू जी अपॉन म्यू ए। और इसी को पूछ सकते हैं क्या, ए म्यू जी। अब आगे यहाँ पे लगाते हैं, है ना। आगे देखिए, साइन आर अपॉन साइन ई, साइन आर अपॉन साइन ई बराबर हो जाएगा क्या, म्यू ए अपॉन म्यू जी, अपॉन म्यू जी। ये हो जाएगा जी म्यू ए। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो ये होता है कांच के गुटके से अपवर्तन। तो कांच के गुटके से अपवर्तन इस तरीके से हो सकता है। और इसको चाहे थोड़ा सॉल्व कर, समीकरण 1 देखिए, इसको समीकरण 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, मतलब
एक और दो का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे देखो ये जी 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 से कट जाएगा, ये ए से कट जाएगा, और ये आर जो है आर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और साइन ई क्या है, साइन आई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई जो है ई के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आई जो है क्या होता है, ई के इक्वल होता है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल्स हो जाएंगे। तो जब सब कैंसिल होंगे क्या बचेगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। इससे एक संबंध आएगा, ए म्यू जी बराबर होता है 1 जी म्यू ए। ये बताता है प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। उत्क्रमणिता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब अगर हवा से एयर टू ग्लास गया या ग्लास टू एयर गया तो उस कंडीशन में उसका मान क्या होता है, समान होता है। मतलब उसी भी पाथ को वो क्या करता है, सेम पाथ को ही फॉलो करता है। मतलब जिस पाथ से वो एयर टू किस में गया था, ग्लास में गया था, उसी पाथ को ही फॉलो करता हुआ ग्लास से किस में आ जाता है, एयर में आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणिता का सिद्धांत। समझ में आ गया। तो ये था कांच के गुटके से अपवर्तन। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी अपन एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आपके एसीएफ के पूछा जा चुका है। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में चेक करते हैं। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश 3 विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार वो गुजरता है। समझ में आ गया। जो लाइट है वो 3 अलग अलग मीडियम से क्या हो रही है, पास हो रही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे अपने को चेक करना है कि कौन सा ट्रू है, उसमें टिक लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला बोल रहा है माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है। इसका माध्यम का बोल रहा है अपवर्तनांक क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है इसका अपवर्तनांक जो है म्यू जो है। सेकंड, माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है, उच्च है। मतलब सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, हाई है। थर्ड, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक से कम है। मतलब बोल रहा है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थर्ड मीडियम से क्या है, कम है, लेस है। ठीक है। उपरोक्त समस्त कथन सत्य है। मतलब ये तीनों जो बोला गया वो क्या है, सत्य है। चलिए पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है पहला माध्यम और ये दूसरा। चेक कर देखो, प्रकाश की किरण जब विरल से सघन जाती है तो क्या होती है, विलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पे झुक रही है, तो झुक रही है, इसका मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। इतना पहचान कर लिए। अब देखिए, अब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है, तीसरे माध्यम में जा रही है। तो इसको जाना सीधा था, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। इसका मतलब ये सघन है तो ये क्या हो जाएगी, विरल। समझ में आ गया। इसके तुलना में ये क्या हो गया, विरल हो गया। तो माध्यम जो पहला है मीडियम वो क्या है, रेयर है। सेकंड वाला क्या है, डेंसर है। और थर्ड वाला क्या है, फिर से रेयर मीडियम है। अब बताना चेक करते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या है, न्यूनतम है। तो वो तो बोल रहा है सही है कि कम होगा, लेकिन इससे कम हो सकता है क्या, हो सकता है कि ये कम भी हो सकता है ना भाई। दोनों विरल है तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि ये ज्यादा है कि ये कम है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते अपन। कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। माध्यम 1 एक पहले का अपवर्तनांक क्या है, न्यूनतम है, क्योंकि कम तो ये भी हो सकता है। ठीक, चलिए सेकंड छोड़ते हैं, लास्ट में देखेंगे। थर्ड, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक से कम है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, विरल से ज्यादा होता है ना। तो ये कम कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है। उपरोक्त समस्त कथन सत्य है तो दो तो गलत हो गया, तो ये कैसे हो सकता है, तो बच गया कौन सा, ये वाला। माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्च है। तो देख लो, ये विरल है, ये भी विरल है, और ये क्या है, सघन है। इसका मतलब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से लॉजिक को अपने को समझना है और समझने के बाद उसको सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है कि कैसे अपने को समझना है कौन सा विरल है कौन सा, क्या क्या संबंध है वेग के साथ। तो वो सब समझोगे तब जाके ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो एसीएफ और रेंजर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्लियर होते हैं। समझ में आ गया इतना। चलिए अब डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल देते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो पहला एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। किसके कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपका एग्जाम्पल कौन सा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो किस घटना के कारण होता है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट सेकेंड, मतलब सूर्योदय का पहले होना और सूर्यास्त का थोड़ा बाद में होना, वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
तीसरा, इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी कौन सी घटना यूज होती है? प्रकाश का अपवर्तन उपयोग होती है। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें सीजीपीएससी वगैरह में ये सब में क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। प्रकाश की किरण वायु से कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करती है। मतलब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? वायु से कांच। इसका मतलब आपका पहला माध्यम कौन सा है? वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वह 1। ठीक है, से कांच में जा रही है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.5 होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी? अपने को प्रकाश की चाल निकालना है किसमें? कांच में। तो अब देखिए प्रकाश की चाल जो होगी किसमें? वायु में कितनी होती है? सी होती है। सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। अब उसके बाद कांच में अपने को निकालना है, तो कांच में कितनी होगी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि म्यू जो होता है 1/Vm होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। इतना क्लियर है। अब अगर मैं म्यू को लिखता हूँ μ2/μ1, तो Vm क्या हो जाएगा उल्टा? V1/V2, क्योंकि क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए μ2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.5, μ1 1 हो जाएगा, V1 C, और V2 की वैल्यू अपने को क्या करनी? कैलकुलेट करनी। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/1.5, और C की वैल्यू 3 × 10⁸ तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो कांच में जो प्रकाश की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इतना क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोलता है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 डिग्री। मतलब आपतन कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? मतलब अपने को क्या निकालना है? आर निकालना है, अपवर्तन कोण। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, मतलब म्यू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5। इसे बोल सकते हैं ए म्यू जी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए म्यू जी होता है म्यू जी अपॉन म्यू ए, और म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। वी हैव द फॉर्मूला फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, where a mu is equals to 1.5 sin I sin 45 and sin R। क्लियर है इतना? साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ से साइन 45 अपॉन 1.5। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यू नो और नॉट 1.5। ठीक, इसको थोड़ा रैशनलाइज कर देते हैं अपन। √2/√2 का मल्टीप्लाई करके, तो √2 हो जाएगा, √2 नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। 2 × 1.5, 2 × 1.5 कितना हो जाएगा? √2/3 इज 1.414/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.471। इतना क्लियर हुआ? किसकी वैल्यू? साइन आर की वैल्यू। अब आर को लिख सकते हैं, साइन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.471। आया हमारा आंसर कौन सा? थर्ड ऑप्शन। इतना क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये इनवर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में साइन को ट्रांसफर करके उसके टर्म में आप उसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 600 नैनोमीटर। मतलब लाइट का वेवलेंथ किसमें दिया है? वैक्यूम। इसको लैम्डा ए लेके चलते हैं। कितना है? 600 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर हुआ? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में कितना वेवलेंथ होगा ये अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। मतलब म्यू जी की वैल्यू दी हुई कितनी? 1.5। और वैक्यूम में कितनी होती है वैल्यू? वैक्यूम में होती है 1.00 समथिंग होती है, तो अपन 1 ले सकते हैं उसको। इतना क्लियर हुआ? तो हमें क्या निकालना? लैम्डा की वैल्यू। तो वी हैव द रिलेशन, क्या रिलेशन हमारे पास है? म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा मीडियम।
बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो म्यू होता है वो लैम्डा के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? या लैम्डा जो है म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन राइट म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। अब देखिए यहाँ पे म्यू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5, एयर के लिए 1 होती है ये। लैम्डा ए 600 नैनो मतलब 10⁻⁻9 अपॉन लैम्डा जी। इतना क्लियर है? अब यहाँ से लैम्डा जी कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा जी इज इक्वल हो जाएगी 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1.5। इतना क्लियर है? तो जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी, देखिए 6000 हो जाएगी अपॉन 15 इंटू 10⁻9, 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगी 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, एंड वी कैन राइट 400 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो संभावित क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं इसको। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको अपने को बनाना है। अ लाइट रे एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 mm, मतलब एक ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। समझ में आ गया? जिसकी थिकनेस कितनी है, 3 mm, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। देन हाउ मच टाइम टेकन बाय लाइट टू कम आउट ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब में जो लाइट एंटर कर रही है उसको इससे बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब वो लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा इसमें, है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट इसमें एंटर करेगी, एंटर करने के बाद यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है, ये अपने को निकालना है, मतलब टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी जो होती है अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ए म्यू जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी मीडियम। मीडियम कौन सा है, ग्लास। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से है, मैंने बताया था वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम के लिए क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आसपास क्या है, एयर मीडियम है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है। इतना क्लियर है? तो ए म्यू जी की वैल्यू दी हुई है 1.5, सी होता है 3 इंटू 10⁸, और वी जी अपने को क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो वी जी इज इक्व टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 टू द 3, तो वी जी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्पीड वेलोसिटी, मतलब जब प्रकाश की किरण इसमें एंटर करेगी तो उसकी वेग या वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम होता है, अपन पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आप जानते हो, है ना। समय जो होता है वो दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, तो समय अपने को निकालना है, तो दूरी कितनी है, 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 3 इंटू 10⁻⁻3, और चाल कितना आया हमारा, देखो यहाँ से 2 इंटू 10⁸, तो जब सॉल्व करेंगे 3/2 1.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻11 सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया समय। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में देखे, चेक करते हैं, ये वाला, ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में उस लाइट को कितना टाइम लगेगा, 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड, मतलब बहुत छोटा टाइम लगेगा, बहुत मिनिमम टाइम। इतना क्लियर है? आज के वीडियोस में मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बेसिक पार्ट्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के ऊपर रहेगा, और साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसीएफ के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन करीबन उसमें थे। हर साल आपके 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है? तो अपन कोशिश करेंगे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, जिसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।